हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी बातचीत बीए थर्ड ईयर के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। लोक प्रशासन का जो उनका पेपर है उससे एक टॉपिक है। क्लासेस तो चल नहीं पा रहे हैं तो मैंने सोचा है कि एक छोटी सी बातचीत कर ली जाए। लंबा गैप भी हो गया था, तो आज का हमारा टॉपिक प्रशासन पर नियंत्रण ही है। और इसके संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी। तो 20वीं शताब्दी में की तरफ अगर हम एक बार पीछे घूम के देखेंगे तो ऐसा दिखता है कि 20वीं शताब्दी आते आते दुनिया भर में डेमोक्रेसी का विस्तार हुआ। बहुत से देश जो उपनिवेश थे वो जब आज़ाद हुए तो वो डेमोक्रेसी ही माने प्रजातंत्र या जनतंत्र को ही उन्होंने अपनाया। और जनतंत्र के विस्तार के कारण लोक प्रशासन का भी अविरल विस्तार हुआ। और लोक प्रशासन का विस्तार सरकार अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए करती है। तो ऐसे में जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्होंने भी अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग किया और उपयोग करते हुए बहुत जगह असंतुलित या फिर हम ये कहेंगे कि कुछ अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करना, निरंकुश या स्वेच्छाचारिता की तरफ भी ये चीज़ें देखी गईं। इसी के लिए तमाम तरीके भी बनाए गए हैं कि जो उस पर थोड़ी बाध्यकारिता स्थापित करते हैं। और उसी क्रम में हम लोगों ने विधायी नियंत्रण की बात की थी, आज हम न्यायिक नियंत्रण की बात करेंगे। और क्योंकि नियंत्रण जो है वह एक बाध्यकारिता का नाम है, और राजनीतिक जो सरकारें हैं, एक्चुअली प्रशासन भी राजनीति का ही एक अभिन्न अंग होता है। और राजनीतिक सरकारों से ये अपेक्षा की जाती है कि वह प्रशासन तंत्र को ऐसी स्थिति में रखें जिससे कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का वो प्रभावी यंत्र बन सके। तो इसके लिए प्रशासन पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और जहाँ तक न्यायिक नियंत्रण का सवाल है तो जिस तरह से विधायी नियंत्रण की बात हम लोगों ने की थी और ये लगा कि विधायी नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उतना ही ज़रूरी प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण भी है। और ये दोनों ही नियंत्रण जो हैं वो एक दूसरे के पूरक भी हैं, बल्कि मतलब ये नहीं हम कह सकते कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण विधायी नियंत्रण का प्रतिस्थानिक है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं और अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं। न्यायिक नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो ये तो बहुत ही स्पष्ट है। राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि जो न्यायालय हैं वह जनता के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं। और इनके द्वारा नियंत्रण को हम कानूनी प्रतिकार कहते हैं। और वास्तव में हम देखें तो प्रशासनिक अधिकारियों का न्यायालयों के प्रति जो उत्तरदायित्व है, या वही दूसरे अर्थ रूप में हम उसको कानूनी प्रतिकार कहते हैं। मतलब कि जब भी कोई सरकारी अधिकारी किसी भी तरह का अनाचार करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकता है, कार्रवाई करा सकता है और उससे निजात पा सकता है। तो न्यायिक नियंत्रण जो है वह जो लोक प्रशासक हैं, लोक सेवक हैं, उनकी स्वेच्छाचारिता पर न्यायालय अपना अंकुश और नियंत्रण लगाने का कार्य है। और लेकिन यह नियंत्रण कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार, कुछ निश्चित सीमाओं में और कुछ निश्चित परिस्थितियों और शर्तों में ही लगाया जा सकता है। इसकी एक बड़ी शर्त ये भी है, हम कह सकते हैं कि न्यायालय कभी भी ज़्यादातर मतलब प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप सीधे नहीं करते। हाँ, अगर कोई नागरिक वहाँ एप्लीकेशन करे, प्रार्थना पत्र करे न्यायालय में, यानी सत्ता के दुरुपयोग से नागरिकों को तब तक न्यायालय नहीं बचा सकते जब तक कि कोई व्यक्ति या कोई नागरिक या तो खुद या समूह में या संस्था के द्वारा
न्यायालय में आवेदन या प्रार्थना पत्र ना करके उसको हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करे। अब ये जो न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की प्रक्रिया है, इसके लिए भी कुछ परिस्थितियां हैं, और ख़ास तौर से 5 परिस्थितियां भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 5 परिस्थितियों में प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। जो पहली परिस्थिति है वो ये है कि जब प्रशासनिक अधिकारी का अधिकार क्षेत्र नहीं है और फिर भी वह काम कर रहा है वहाँ, यानी अधिकार क्षेत्र न होने की दशा में काम करे। दूसरा कि जब प्रशासक अपने विवेक का दुरुपयोग करे। और तीसरा कि जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य में कोई कानूनी गलती करे। चौथा कि जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य में किन्हीं तथ्यों का पता लगाने में कोई त्रुटि करे। और पांचवा कि जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यों में कोई प्रक्रिया संबंधी त्रुटि करे। इसको फिर समझते हैं एक बार कि अगर अधिकार क्षेत्र का अभाव है, मतलब कि प्रशासक के द्वारा जितना उसके पद के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र उसका बनता है, उसके बाहर जाकर के अगर कोई कार्य वो करता है और उस कार्य से किसी नागरिक के अधिकार को क्षति पहुंचती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। और यदि न्यायालय में उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाए कि जो कार्य था वह प्रशासनिक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो फिर उन कार्यों को न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि न्यायालय को ऐसी परिस्थिति में जो प्रशासन के कार्य हैं उनकी समीक्षा करने का भी अधिकार प्राप्त है, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत कहते हैं। और ख़ास तौर से उन देशों में जैसे भारत में या अमेरिका में जहाँ संविधान सर्वोच्च माना जाता है, यहाँ पे यह सिद्धांत बहुत प्रचलित है। इसी तरह से जो दूसरी परिस्थिति है कि जैसे कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उसने अपनी सत्ता का जो प्रयोग है वो बदले की भावना से किया और उससे किसी को हानि पहुंची, तो हानि जिसको पहुंची है वो हानि उठाने वाला व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और सरकारी अधिकारी के आदेश को रद्द करा सकता है। तीसरी जो परिस्थिति है जिसे हम एरर ऑफ लॉ या विधि संबंधी त्रुटि कहते हैं, तो ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब सरकारी अधिकारी किसी कानून को गलत रूप में समझते हुए और नागरिकों के ऊपर ऐसे बंधन लगा दें, ऐसे दायित्व उनके निर्धारित कर दें जो वस्तुतः कानूनी रूप से सही नहीं हैं, तो फिर न्यायालय सरकारी अधिकार के कार्यों में जो सरकारी अधिकारी है उसके कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है और जो गलती है उसको हटाते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है या कर सकता है। इसी तरह से चौथा है कि एरर ऑफ फाइंडिंग ऑफ फैक्ट, यानी तथ्यों के पता लगाने में त्रुटि। इसके अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने किसी प्रशासनिक कार्य में तथ्यों को ठीक से पता नहीं लगाया और उसके कारण किसी नागरिक को कोई ऐसा आदेश मिला जिससे उसके अधिकारों को हानि हुई, अधिकारों की क्षति हुई उसकी, तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की सहायता ले सकता है। और इसी तरह से एरर ऑफ प्रोसीजर की भी बात होती है, यानी प्रक्रिया संबंधी त्रुटि होने पर। इस संदर्भ में भी न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो इस बात का पता लगाए, इस बात को देखे कि सरकारी अधिकारी जो शासन का कार्य कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, वो समुचित प्रक्रिया से हो रहा है। यदि वे कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और किसी व्यक्ति को किसी सरकारी अधिकारी के ऐसे कार्यों से हानि पहुंचती है, तो न्यायालय जो है वो उसकी
रक्षा कर सकता है और उसको सहायता दे सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ये तरीके हैं। अब इस सवाल ये है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो जुडिशियल मेथड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू कौन कौन से हैं, यानी जो न्यायिक समीक्षा की बात हम लोगों ने की अभी, तो वो कौन से तरीके हैं उसके, क्योंकि बहुत सारे रिट जारी होते हैं। और भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसमें उसके अनुसार तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए आवश्यक आदेश, निर्देश और रिट या लेख निकाल सके। और यही अनुच्छेद 226 जो है वो उच्च न्यायालयों को भी ये सभी शक्तियां सौंपता है। तो इस तरह से प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण जो है वो इन विभिन्न रिट्स जो होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जो पहला है उसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण थोड़ी थोड़ी बात हम कर लेते हैं इसमें। इसका मतलब या इससे तात्पर्य ये है कि कोई भी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी को यह आज्ञा दे सकता है कि जो कैदी है, जो बंदी है, उसको कानून के विरुद्ध जेल में ना रखा जाए और समीप का जो भी न्यायालय है उसके समक्ष उसे पेश किया जाए। ये जो रिट होती है इसका मुख्य लक्ष्य ही होता है कि गैर कानूनी रूप से यदि कोई बंदी बनाया गया है तो उसको स्वतंत्र किया जाए। दूसरा जो है वो परमादेश का लेख है। इसके द्वारा जो न्यायालय है वो सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक कर्मचारी, किसी निगम या संस्था को ये आदेश दे सकता है कि वह अपने कर्तव्य का कानून के अनुसार पालन करे। मतलब कि इस लेख के अनुसार जो न्यायालय है वो सरकारी अधिकारी को किसी प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। और तीसरा जो है उसे हम प्रतिषेध के नाम से जानते हैं। प्रतिषेध लेख जो है वो उच्च न्यायालय द्वारा अपनी निचली या छोटी अदालतों को उस समय जारी किया जाता है जब वो छोटी या निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही हों। और अधिकतर यह लेख अधीनस्थ न्यायालयों को जो विवादास्पद विषय होते हैं उन पर विचार करने से रोकने के लिए ही जारी किया जाता है। अगला जो है वो उत्प्रेक्षण। ये भी लेख जो उच्च या बड़ा न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय से सभी उन रिकॉर्ड्स को जांच पड़ताल के लिए अपने पास मंगा सकता है और ये पता लगाने के लिए कि जो अधीनस्थ अधीन न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से तो बाहर नहीं गया है, ये जांच करने के लिए। और अगर ऐसा है तो जो निचली अदालत है उसका निर्णय जो है वो रुक जाता है। तो ये है। और इसी के साथ एक और है जिसे हम अधिकार परीक्षा के नाम से जानते हैं। अधिकार परीक्षा का लेख जो है इसके द्वारा कोई व्यक्ति यदि गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। तो इस तरह से हम देखें तो न्यायिक नियंत्रण जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा का बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा नियंत्रण प्रशासन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण की एक संतुलित मात्रा तो ठीक है, अधिकाधिक या अत्यधिक मात्रा होने पर फिर प्रशासन भी पंगु हो जाएगा। और इसके अलावा न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत लंबी और खर्चीली प्रक्रिया है। तो और न्यायालय स्वतः तो कर नहीं सकते, जो भी व्यक्ति है जो पीड़ित है उसे प्रेयर करनी होगी और वो सारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो खर्चे हैं उसको उठाने के लिए तैयार रहना होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो न्यायिक समीक्षा के ये टूल्स हैं इसके द्वारा सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता और अवैध कार्यों से नागरिकों की रक्षा के लिए तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी भी हैं और ये आवश्यक भी हैं। तो आज इतनी ही बात करते हैं, फिर अगले टर्न पे हम कुछ और बात करेंगे। थैंक यू।